हाय हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर 14 टू चैप्टर 18 ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन। इससे पहले हमने चैप्टर 13 तक कंप्लीट कर रखा है। आई होप आपने वो देखे हों और आपको समझ आ रहे हो कि किस तरीके से यूपी पुलिस रेगुलेशंस होते हैं और उनको किस तरीके से फॉलो किया जाता है। और अगर आप इनको कंप्लीट करते रहोगे तो आपको एग्जाम में भी बहुत हेल्प होगी। मैं इसी पर्पज से आपको ये एक्ट करा रहा हूँ, ये रेगुलेशंस करा रहा हूँ कि आपको ये सही से समझ आ जाए और आप अपने एग्जाम को सही से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो यूपी एपीओ की यहाँ पे हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, आपके सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। यूपी पुलिस रेगुलेशन, यूपी पुलिस एक्ट, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, आईपीसी। देन पार्ट 1 के अंदर जो जीके और वो वाला सारा पार्ट है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जो भी यहाँ पे इन टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं। और इन डिटेल हम इन टॉपिक्स को कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे आप जुडिशरी की या एंट्रेंस टेस्ट की या किसी और चीज़ की, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है आपको, इसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोचिंग ले सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 से कि चैप्टर 14 के अंदर क्या दिया गया। चैप्टर 14 बात करता है कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की। कि जो प्रॉपर्टी, जैसे कोई क्राइम हुआ, क्राइम के बाद कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है हम सीज करते हैं, पुलिस सीज करती है, जिसके लिए सीजर मीमो बनाती है। तो वो जो प्रॉपर्टी है उसके उसके साथ किस तरीके से डील करना है, उसकी कस्टडी कहाँ पे रहेगी, कौन उस प्रॉपर्टी को रखेगा या कहाँ पे उसको रखा जाएगा और किस तरीके से उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया जाएगा। तो ये हमें चैप्टर 14 के अंदर बता रखा है, पैरा 165 से पैरा 173 के अंदर। तो इसने बोल रखा है कि आप किस तरीके से जो प्रॉपर्टी है उसको रखोगे। तो यहाँ पे ना पैरा 166 बोलता है कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 100 रुपये से ज़्यादा है, तो अब देखो प्रॉपर्टी की नॉर्मली वैल्यू, अभी तो अगर कोई भी चीज़ सीज हो रही है तो उसकी मोस्टली वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा ही होगी। तो ये तो चीज़ आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो उसको कहाँ पे रखा जाएगा, किसकी कस्टडी में रखा जाएगा? मालखाना मोहरीर की कस्टडी के अंदर रखा जाएगा। मालखाना मोहरीर कौन होता है? मालखाना, देखो मालखाना वर्ड सिंपल सा वर्ड है। मालखाना यानी कि जहाँ पे माल को रखा जा रहा है, यानी कि जैसे गोदाम होते हैं ना, ऐसे इसी तरीके से मालखाना हमने यहाँ पे बोल दिया। ठीक है, तो गोदाम जैसी एक जगह है जहाँ पे हम ये सारा सामान रखते हैं। ये एक एक जगह बना रखी होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। तो वहाँ पे ना इस ये जो जितने भी सामान होते हैं उनको रखा जाता है, जितने भी क्राइम से रिलेटेड सामान होते हैं वहाँ पे एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा होता है। वहाँ पे एंट्री कर दी जाती है कि इस केस से रिलेटेड ये सामान यहाँ पे रखा गया, उसको एक नंबरिंग दे दी जाती है। और मोहरीर कौन होता है? मोहरीर यानी कि जो क्लर्क होता है वहाँ पे, जो भी ये उस एक तरीके से गोदाम को संभाल रहा होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? माल खाना मोहरीर बोल देते हैं। तो यानी कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है अगर उसकी वैल्यू 100 रुपये से ऊपर है तो उसको कहाँ पे रखा जाता है? माल खाना मोहरीर के पास रखा जाता है, उसकी कस्टडी में रखा जाता है। रखा माल खाना में जाता है और कस्टडी किसकी मानी जाती है? माल खाना मोहरीर की कस्टडी मानी जाती है। ठीक है, जब भी आप देखना कोई भी इस तरीके का ऑफेंस होता है, अगर आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखी होगी तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो होता है, जो भी ऑफेंस होता है उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको एक व्यक्ति लेके आता है जो कि गवर्नमेंट का ही ऑफिशियल होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मालखाना मोहरीर बोलते हैं। तो वह उस व्यक्ति के पास इस प्रॉपर्टी की कस्टडी रहती है, जो कौन होता है? मालखाना मोहरीर होता है। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखिएगा, मालखाना मोहरीर। अनलेस द मजिस्ट्रेट अदरवाइज डायरेक्ट्स, अगर मजिस्ट्रेट बोलता है किसी और के पास रखने के लिए या किसी और तरीके से रखने के लिए तो फिर वो रखना पड़ेगा। अदरवाइज जनरली आपको पैरा 166 को फॉलो करते हुए इनके पास इस प्रॉपर्टी को रखना होगा। ठीक है, द प्रॉपर्टी विल रिमेन इन द कस्टडी ऑफ मालखाना मोहरीर अंडर द जनरल कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंटिल इट हैज बीन फाइनली डिस्पोज ऑफ। और ये जो मालखाना मोहरीर होता है ये किसके कंट्रोल के अंदर आ रहा होता है? जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। कौन होते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, उनके कंट्रोल के अंदर आ रहा होता है। तो जहां पे भी ध्यान रखना, ये वाले टर्म आ जाएगी ना, वो उसके चांसेस और ज्यादा है कि आपसे एग्जाम के अंदर पूछे। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कंट्रोल के अंदर आता है मालखाना मोहरीर के पास जो भी प्रॉपर्टीज होती है, अनटिल कि वो प्रॉपर्टी जो है फाइनली डिस्पोज ना हो जाए। अब डिस्पोज कैसे होती है आगे बता रखा है। फिर पैरा 167 बोलता है कि किसकी ड्यूटी होगी? मालखाना मोहरीर की ड्यूटी होगी टू डिलीवर ओवर एंड टू रिसीव बैक फ्रॉम पुलिस अटैच टू कोर्ट्स, की जिस दिन भी जैसे डेट है या जो भी चीज़ है उस प्रॉपर्टी को डिलीवर करना पुलिस को जो कोर्ट के अंदर है और वापस उससे लेना, ये किसकी ड्यूटी होगी? मलखाना मोहरीर की होगी। उसकी ये जिम्मेदारी है कि उस प्रॉपर्टी को ध्यान से रखना है, उस प्रॉपर्टी को कोई भी हार्म नहीं होने देना है। ठीक है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सीकिंग दैट सच प्रॉपर्टीज रिसीव बैक इंटैक्ट, और इसकी ड्यूटी है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो इंटैक्ट यानी कि बिना किसी नुकसान के इस मालखाना के अंदर आ गई है। तो ये उसको ही ध्यान रखना होता है।
और पैरा 168 बोलता है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये इंश्योर करने के लिए कि कोर्ट ऑर्डर्स को फॉलो किया जा रहा है प्रॉपर्टी डिस्पोजल के रिगार्डिंग, या फिर जो भी ऑर्डर कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग दिया उसको फॉलो किया जा रहा है। एंड व्हेन सेटिस्फाइड दिस हैज बीन डन विल गिव अ सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट इन द मालखाना रजिस्टर। और जब ये हो जाएगा कि ये चीज़ इस तरीके से मेंटेन की जा रही है तो इसके रिगार्डिंग एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा मालखाना रजिस्टर के अंदर, और एंट्री भी कर दी जाएगी उस रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमें फॉलो करनी है। अब अगर कोई इलिशियट फायर आर्म्स है तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय करना है, या किसी वेपन्स को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करना है अगर कोर्ट का डिसीजन आ गया उसके बाद, तो ये हमें बता रखा है कि इलिशियट फायर आर्म्स एंड वेपन्स रिकवर बाय पुलिस दैट आर टू बी डिस्ट्रॉय आफ्टर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो किसकी प्रेजेंस के अंदर डिस्ट्रॉय होंगे, वो एक कमेटी की प्रेजेंस के अंदर डिस्ट्रॉय होंगे। ये कमेटी कौन कौन बनाएगा, तीन लोग बेसिकली यहाँ पे बताए गए हैं कि ये तीन लोगों की कमेटी होगी, इनकी प्रेजेंस के अंदर उस प्रॉपर्टी को, उस वेपन को डिस्ट्रॉय करना है आपको। कौन कौन होंगे उसके अंदर, एक तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे जिनको डीएम जो होंगे वो नॉमिनेट करेंगे, किसी भी एक ईएम को नॉमिनेट कर देंगे। एक पुलिस ऑफिसर होंगे जो कि कम से कम डीएसपी रैंक के होंगे, उससे नीचे के नहीं होंगे, उससे ऊपर के कोई भी हो सकते हैं, जिनको एसपी जो है नॉमिनेट करते हैं। देन एक रिस्पेक्टेबल पर्सन होंगे, इज नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट नॉमिनेटेड बाय डीएम। तो कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होंगे, और उनको कौन नॉमिनेट करेगा, डीएम ही नॉमिनेट करेंगे। तो डीएम यहाँ पे दो लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं और एक पुलिस ऑफिसर आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये लोग जो है इनकी एक कमेटी रहेगी, इनकी प्रेजेंस में जितनी भी ये प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय करी जाएगी। स्टेट दैट पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड इंस्पेक्ट द मालखाना मंथली। अब यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एक ड्यूटी भी बता दी कि इसको जो मालखाना होता है, जो गोदाम है एक तरीके से जहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को, वेपन्स को रखा जा रहा है, फायर आर्म्स को रखा जा रहा है, उसको मंथली इंस्पेक्ट करेंगे जो पीपी होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। और साथ ही साथ एक गस्टेड ऑफिसर भी इंस्पेक्ट करेंगे क्वार्टरली। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो कितने टाइम पे करेंगे, मंथली करेंगे। ठीक है, और जो गस्टेड ऑफिसर है वो कितने टाइम में करेंगे, क्वार्टरली करेंगे। एंड देन जो भी उनके रजिस्टर है जो वहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है मालखाना के अंदर, उसको साइन भी करेंगे कि यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है, हम देख लिया, सही से मेंटेन हो रही है, जो चीज़ें हैं मैच हो रही हैं। तो इस तरीके से उसको इंस्पेक्ट करते रहेंगे महीने में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक गस्टेड ऑफिसर क्वार्टरली। फिर क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, डिपोजिशन ऑफ एनी आर्म्स एम्यूनेशन इन पुलिस स्टेशन, की जब आप कोई भी आर्म्स या एम्यूनेशन पुलिस स्टेशन में डिपोज कर दोगे, जमा कर दोगे, उसके बाद क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। तो पैरा 173 के अंदर दे रखा है। तो जब भी कोई आर्म्स एम्यूनेशन या मिलिट्री स्टोर्स डिपॉजिट की जाएंगी पुलिस स्टेशन के अंदर सेक्शन 16 ऑफ द आर्म्स एक्ट के हिसाब से। अब ये जो आर्म्स एक्ट है इसको भी हमने कवर कर रखा है पूरा, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो चीज़ें। तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो क्या करेंगे, अफिक्स टू ईच वेपन अ टिकट। तो उस जो जो भी वेपन सीज किया गया ना उसके ऊपर क्या कर देंगे, एक टिकट लगा देंगे कि ये इस तरीके से सीज किया गया, नंबरिंग डाल के, शोइंग द नेम ऑफ द डिपॉजिटर। उसके ऊपर नेम लिख देंगे, और जो भी डेट है जिस दिन वो डिपॉजिट किया गया वो डेट लिख देंगे, और डिस्क्रिप्शन लिख देंगे वेपन की, आर्टिकल की, जो भी डिपॉजिट की गई है, कि ये आर्टिकल है, ये चीज़ है, इसने डिपॉजिट की थी, इस दिन डिपॉजिट की थी, ऐसे लिख के उसको डिपॉजिट कर लेंगे। और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जो है उस टिकट की, जो कि वो खुद साइन करेगा, इंस्पेक्टर जिसने भी लिया या पुलिस ऑफिसर जिसने भी वो लिया, उसको साइन करके कि भाई हाँ ये जो चीज़ है वो हमारे पास आपने जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, उसकी रिसीट उसको दे देगा। और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देगा जो भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेफ कस्टडी के लिए, इन आर्टिकल्स के लिए। और आर्टिकल्स हैं नॉट फॉर देयर प्रिजर्वेशन फ्रॉम रस्ट एंड डीके, लेकिन वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि उसको रस्ट या डीके नहीं लगेगा उस प्रॉपर्टी को। बाकी उसको रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसकी सेफ कस्टडी रखी जाएगी, ये नहीं कि कोई भी लेके चला गया उठ के, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और फिर अगर मान लो 14 डेज हो गए, अगर आपकी कोई गन वगैरह या कोई भी इस तरीके के आर्म्स एम्यूनेशन आर्टिकल्स को सीज किया गया है, डिपॉजिट किया है आपने जैसे कि, और 14 डेज हो गए और आप अभी भी अपना लाइसेंस जो है वो नहीं दिखा पाते पुलिस को कि मेरे पास लाइसेंस था, इसलिए मेरे पास ये फायर आर्म्स है, ये सारी चीज़ें थी, तो फिर वहाँ पे जो आर्म्स एम्यूनेशन मिलिट्री स्टोर थी वो फिर वो जो पुलिस है वो क्या करेगी, फॉरवर्ड कर देगी हेडक्वार्टर्स को, जो भी उनके हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे इस आर्म्स एम्यूनेशन को फॉरवर्ड कर देगी डिस्ट्रिक्ट के, और फिर वहां पे उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मलखाना के अंदर रखा जाएगा, मालखाना के अंदर रखा जाएगा, जो भी मालखाना आपने ऊपर पढ़ा था। या फिर दैट ऑफ सुपरिटेंडेंट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर जो सुपरिटेंडेंट है उनके पास रखा जाएगा अगर डीएम इस चीज के रिगार्डिंग डायरेक्शन देता है। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को फिर स्टोर किया जाएगा कि जो भी अगर इस तरीके से सीज होती है, जो कि अब ये किसी ऑफेंस से रिलेटेड जनरली नहीं हो रही ना, आपकी अगर प्रॉपर्टी आपने डिपॉजिट किया, क्यों किया, क्योंकि आप पुलिस ने बोला होगा कि बस फायर वो लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस दिखाओ, आपको आपका जो आर्म्स या एम्यूनेशन है वो वापस मिल जाएगा, आप उसको लाइसेंस नहीं दिखा पाए तो फिर उसको मालखाना में भेज दिया जाएगा।
फिर चैप्टर 15 के ऊपर आते हैं। चैप्टर 14 कंप्लीट हो गया। इसके अंदर कुछ स्पेशल क्राइम्स के बारे में बता रखा है, पैराज 174 से लेके 185 तक। अब कुछ स्पेशल क्राइम जैसे कि रॉबरी, डकैती, इनके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है रॉबरी की या डकैती की, बी सेंड टू अदर नेबरिंग पुलिस स्टेशन इमीडिएटली। जो भी आसपास के पुलिस स्टेशन होंगे ना, उनके पास भी ये जो डकैती या रॉबरी हुई है उनको एकदम इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन भेज देंगे कि रॉबरी या डकैती हुई है। तो जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी पॉसिबल हो, जब भी कोई डकैती या गैंग रॉबरी हुई है, तो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भेज देंगे अपने स्पीडिएस्ट मेथड से, कि भाई पर्सनली जाके या जैसे भी जाके स्पीडिएस्ट मेथड से नेबरिंग पुलिस स्टेशन को, और डिस्पैच कर देंगे पुलिस को कि जो भी फेरीज हैं, कनाल्स हैं, रेलवे ब्रिजेस हैं, रेलवे स्टेशन हैं, सराय हैं, जितनी भी और आसपास की जगहें हैं जहाँ पे ऑफेंडर्स जो है वो हो सकते हैं, कि उनको सर्च किया जाए कि देखो उनको कहाँ पे जाके छुपे हैं। एंड देन जितने भी सस्पेक्टेड पर्सन होंगे उनको रोका जाएगा और पुलिस स्टेशन लेके आया जाएगा। जैसे आप देखते हो ना, कई बार चेकिंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही होती है। वो क्यों हो रही होती है? तो इसी के चलते हो रही होती है कि जिनको भी सस्पेक्टेड लोग होते हैं कि उनको वो चेक कर सकते हैं कि हमें ये सस्पेक्टेड लग रहे हैं, और फिर उनको पुलिस स्टेशन लेके आया जाता है और उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है अगर ज़रूरी होता है कि भाई आप बोल रहे हो चलने के लिए, वो नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर पुलिस के पास पावर होती है कि उनको अरेस्ट कर सकते हैं। Duties of station officer after report of disappearance of any boy under 14 years of age or girl under 16 years of age। अब यहाँ पे क्या ड्यूटी बनती है स्टेशन हाउस ऑफिसर की या स्टेशन ऑफिसर की, अगर उसको कोई रिपोर्ट मिलती है किसकी डिसअपियरेंस की, किसी बॉय की जो कि 14 साल से कम का है और किसी लड़की की जो कि 16 साल से कम की है, तो इस सिचुएशन में क्या करना होगा? तो when the disappearance of boys under 14 years of age or girl under 16 years of age is reported and the circumstances point to an offense kidnapping, और ऐसे हालात देखते हैं कि इस बच्चे की, ये जो लड़का था या जो लड़की थी, इसकी किडनैपिंग हुई है, तो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, जो भी नेबरिंग स्टेशन है, उनको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये आपसे ना ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन से ऑफिस के अंदर नेबरिंग पुलिस स्टेशन को एसओ को इन्फॉर्म करना कंपलसरी होता है या एसओ को इन्फॉर्म करना चाहिए इमीडिएटली। तो आपको ये वाले ऑफेंसेस याद रखने हैं कि किन किन के अंदर करना चाहिए। जैसे हमने डकैती, रॉबरी पढ़ा, या फिर यहाँ पे डिसअपियरेंस ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एज का बच्चा, या फिर मतलब बॉय या फिर गर्ल्स 16 साल से कम की, इनकी डिसअपियरेंस की बात होती है। And forward the superintendent a descriptive role of the minor together with any information which have been collected as to the direction in which the child was probably gone and descriptive role of any person suspected to having taken away the child। तो जितनी भी डिटेल है ना कि कौन बच्चा था, उसकी इमेज वगैरह है, जो भी चीज़ें भेजी जा सकती है, किस चीज़ में वो खोया था, आखिरी में उसने क्या पहना हुआ था, किस व्यक्ति के ऊपर शक है कि शायद इसने इसको किडनैप किया हो, तो वो सारी डिटेल जो है आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दी जाएगी। फिर जो एसपी है वो क्या करेंगे, विल टेक सच एक्शन एज ही कंसीडर्स बेस्ट फॉर रिकवरी ऑफ द माइनर। तो उनके हिसाब से जो भी बेस्ट एक्शन है कि हमें सर्च करनी है या कहीं पे जाके देखना है, किसी को रोकना है, तो जो भी उनके हिसाब से बेस्ट एक्शन लगता है वो उस बच्चे को रिकवर करने के लिए सुपरिटेंडेंट जो है ले सकते हैं। देन पैरा 180 बोलता है कि ये अब यहाँ से अलग आगे शुरू हो गया कि इन्वेस्टिगेशन जो है होनी चाहिए अगर कोई भी कैटल थेफ्ट होती है। वेन एवर द वैल्यू ऑफ कैटल स्टोलन ऑल्दो द ऑनर में नॉट विश फॉर द इन्वेस्टिगेशन, कि कुछ भी वैल्यू हो कैटल की, अब चाहे बहुत सस्ते से कैटल हो या महंगे कैटल हो, यहाँ पे उनकी क्या करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए जब भी कोई कैटल जो है उनकी चोरी होती है। तो ठीक है, चाहे ऑनर जो है उसकी रिगार्डिंग चाहे या ना चाहे इन्वेस्टिगेशन करवानी है या नहीं करवानी, पुलिस की ड्यूटी है कि उनको इन्वेस्टिगेशन करनी है। स्टेट दैट पुलिस स्टेशन शैल कॉपरेट बिटवीन देमसेल्फ फॉर द सप्रेशन ऑफ कैटल थेफ्ट, और पुलिस स्टेशन को आपस में कॉपरेट करना चाहिए इस रिगार्डिंग। स्टेट दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेशन ऑफिसर टू चेक द रजिस्टर्स ऑफ ऑनर्स ऑफ प्राइवेट कैटल मार्केट्स। तो ये सारी इनकी ड्यूटी है कि वो रजिस्टर वगैरह चेक करते रहे। अभी ये तो इतना कर, वैसे तो अब देखा जाए तो होती नहीं है ये चीज़ें, बट बता रखी हैं। क्रिमिनल ड्राइव्स, फॉरनर्स एंड वेरिएंट्स के बारे में बता रखा है। क्या बताता है, डेपुटेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर फॉर अ फॉरनर हु गेट्स ऑर्डर ऑफ रिमूवल फ्रॉम इंडिया। तो अगर कोई ऐसा फॉरनर है जिसको इस तरीके के ऑर्डर मिले हैं कि उसको रिमूव करना है इंडिया से, तो उसके रिगार्डिंग पुलिस ऑफिसर को डेप्यूट किया जा सकता है। तो जब भी कोई फॉरनर जो है उसको डायरेक्टेड बाय रिटर्न ऑर्डर अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फॉरनर्स एक्ट 3 ऑफ 1964 टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, कि भाई आप अपने आप को यहाँ से रिमूव कर लो, अगर इस तरीके के ऑर्डर होते हैं उसके अगेंस्ट, तो एक पुलिस ऑफिसर जो है इसके रिगार्डिंग डिप्यूट कर दिया जाएगा टू ट्रैवल इन द सेम ट्रेन एज द फॉरनर टू सी दैट द टर्म्स ऑफ द ऑर्डर आर स्ट्रिक्टली ऑबेड। तो यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर को डिप्यूट कर दिया जाएगा कि ये जो यहाँ पे इसको ऑर्डर हुए हैं ना, इसको ये सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी ऑर्डर्स इनको हुए हैं उनको स्ट्रिक्टली ऑबे किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। फिर जो पुलिस ऑफिसर है शेल प्रोवाइड विद अ कॉपी ऑफ ऑर्डर इन केस ऑफ इट्स इन्फ्रिंजमेंट शेल अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट
एट वंस अरेस्ट सच फॉरनर, और अगर मान लो कि ओबे नहीं किया जा रहा होगा स्ट्रिक्टली, तो फिर इस पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो इसको अरेस्ट कर सकता है, एंड टेक हिम इन कस्टडी बिफोर द नियरेस्ट लोकल अथॉरिटी अनलेस द फॉरनर ऑन बीइंग अरेस्टेड सेटिस्फाई द पुलिस ऑफिसर दैट ही इज प्रिपेयर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर एंड प्रोसीड एट वंस हिज डेस्टिनेशन। और या तो उसको फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लेके जाया जाएगा, या फिर वो जो फॉरनर है वो सेटिस्फाई कर दे इस पुलिस ऑफिसर को कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं पूरी फॉलो करूंगा और मुझे अरेस्ट ना किया जाए, तो अदरवाइज इसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये क्या है कि पुलिस ऑफिसर को डिप्यूट किया जा सकता है जब किसी फॉरेनर को ऑर्डर किया गया है कि वो अपने आप को इंडिया से रिमूव कर ले अंडर सेक्शन 3 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। फिर पेट्रोल्स एंड पिकेट्स के बारे में बता रहा है, रूल्स रिगार्डिंग पेट्रोलिंग ऑफ रोड्स की जब जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है रोड के ऊपर, तो उस वक्त क्या रूल्स को फॉलो करती है। तो Civil police shall ordinarily be employed. Armed and mounted police may be used in special circumstances. विलेज चौकीदार में नॉट बी यूज। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो जनरली सिविल पुलिस होती है ना उनको इस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। यहाँ पे कोई आर्म्ड या माउंटेड पुलिस को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस है तो वहां पे आप यूज कर लो, या विलेज चौकीदार को यूज नहीं करना चाहिए, जनरली सिविल पुलिस को यूज करना चाहिए। Where constables can be spared for regular patrol of roads, the officer in charge of each station will choose a word daily as a parade and will record it in the beginning of the journal diary for the day। तो जब भी इस तरीके से सिविल पुलिस को भेजा जाएगा तो जो ऑफिसर इन चार्ज है वो उनकी परेड करेगा, और जो भी चीज़ें उनको अपने जो रजिस्टर मेंटेन होता है उसके अंदर एंट्री करेगा जब भी ये इस तरीके से बिगनिंग होगी। Constable employed on night duty as road patrols may be armed with spears and मस्कट्स। तो इनको ये दी जा सकती है, जो रात को हो रही है ना उनको स्पीयर्स एंड मस्कट दी जा सकती है, अदरवाइज दिन के वक्त अगर पेट्रोलिंग हो रही है तो उस वक्त जरूरत नहीं होती। ड्यूटीज ऑफ पेट्रोल, इसके अलावा क्या ड्यूटीज होती हैं जब वो पेट्रोलिंग करते हैं। तो पेट्रोल शेल शुड प्रिवेंट एंड रिपोर्ट केस ऑफ इंजरी टू रोड साइड्स ट्रीज एंड एनक्रोचमेंट ऑन द रोड। तो अगर रोड साइड ट्रीज को कोई इंजरी हो रही है उसके रिगार्डिंग वो रिपोर्टिंग करेंगे या प्रिवेंट करेंगे कि ना हो, पहले ही प्रिवेंट करेंगे, अगर हो रही है तो रिपोर्ट करेंगे अगर वहाँ पे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। इसके अलावा अगर कोई एनक्रोचमेंट कर रहा है रोड के ऊपर, ऐसे घेर के कोई जगह में बैठ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ये उसको प्रिवेंट करेंगे कि कोई एनक्रोचमेंट ना करे, या उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करेंगे। और अगर इफ देर इज अ टेलीग्राफ लाइन along the road, the patrol should look out for and report any damage on poles and wires. Information of such damage should be sent immediately by the officer in charge of police station to the nearest telegraph office। तो जैसे मान लो कोई टेलीग्राफ लाइन जा रही है, जैसे अब ये तो पुराना लिखा हुआ है टेलीग्राफ लाइन होगी ऐसी, जो अभी और बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो उसके रिगार्डिंग कोई जो लाइन जा रही है वो सही से मेंटेन है या नहीं है, पोल्स वगैरह पे कोई डैमेज तो नहीं है, वायर्स कोई डैमेज तो नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे, और जो भी टेलीग्राफ ऑफिस होगा या जो भी टेलीफोन ऑफिस होगा उसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अभी तो सब लिखने की बातें होती है। देन उसके बाद 6 बीट सिस्टम पेट्रोलिंग इन टाउन्स, ये टाउन्स के रिगार्डिंग बोल रहा है कि टाउन्स के अंदर क्या होगा, एक सिस्टम फॉलो करेंगे हम पेट्रोलिंग का जिसको क्या बोला जाएगा 6 बीट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, इसके एसेंशियल फीचर क्या होते हैं, विच आर दैट एवरी मैन शुड हैव 2 नाइट्स रेस्ट इन एवरी 6, कि हर एक जो भी मैन होगा उसके पास 2 नाइट्स होंगी और हर एक 6 के अंदर वो रेस्ट करेगा। एंड देयर शुड ऑलवेज बी 1 मैन एंड ड्यूटी इन द बीट बाय डे एंड 2 मैन एट 9, और हमेशा जो है एक व्यक्ति जो है ड्यूटी के ऊपर होगा बीट के अंदर दिन के वक्त, और 2 मैन जो है नाइट के वक्त। जैसे कि दिन का वक्त क्या हो गया 10 AM to 6 PM हो गया, और एंड नो मैन शुड हैव मोर देन 4 आवर्स नाइट वर्क एट अ टाइम, और किसी के पास भी 4 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं होगा रात के वक्त। तो इस सिस्टम को फॉलो किया जाएगा पेट्रोलिंग के लिए टाउन्स के अंदर, जिसको हम 6 बीट सिस्टम बोलते हैं। Pickets in town and rural areas. A supplement or an alternative to night patrol, pickets may be posted in town and rural areas। तो यहाँ पे क्या है कि to watch the houses or approaches to the houses for registration bad characters, to intercept criminal on their way to inform the scene of crime। तो यहाँ पे इस तरीके से pickets को एक तरीके से पोस्ट किया जा सकता है कि जो पेट्रोलिंग है ना, पेट्रोल के अलावा जो है पिकेट्स को भी यहाँ पे पोस्ट किया जा सकता है टाउन के अंदर या रूरल एरियाज के अंदर। किस चीज़ के लिए, कि वो जो घर हैं उनको देख लें, या फिर जो भी बाकी चीज़ें हैं जो जैसे अब कोई गलत व्यक्ति कहीं पर लगता है कि किसी घरों में रह रहा है तो उनको एक तरीके से चेक करने के लिए, अगर कोई क्रिमिनल्स है उनको इंटरसेप्ट करने के लिए, उन्हीं को बीच में रोकने के लिए कि वो कोई क्राइम करने जा रहे हैं, क्राइम से आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए इनको वहाँ पे भेजा जा सकता है। फिर चैप्टर आता है हमारे पास 18 स्पेशल गार्ड्स एंड एडिशनल पुलिस। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि पेट्रोलिंग पार्टी फ्रॉम रिजर्व लाइन। तो अब यहाँ पे रिजर्व लाइन से पेट्रोलिंग पार्टी की बात कर रहा है। तो एवरी नाइट a patrolling party from reserve line shall visit all the police guards at headquarters deputed from the lines provided that superintendent
with the sanction of Deputy Inspector General may direct that guard which is far from lines be visited frequently or occasionally instead of nightly। तो यहाँ पे हर एक रात को क्या होगा, जो पेट्रोलिंग पार्टी है रिजर्व लाइन की, वो क्या करेगी, विजिट करेगी हर एक पुलिस गार्ड्स को जो भी हेडक्वार्टर्स के ऊपर डिप्यूटेड है लाइन से। एंड और आगे क्या बोलता है, दैट सुपरिटेंडेंट विद द सैंक्शन ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, की जो सुपरिटेंडेंट है किसकी सैंक्शन से, डीआईजी की सैंक्शन से, क्या डायरेक्ट करते हैं कि जो जो भी गार्ड्स बहुत दूर है लाइन से तो उनको आपको फ्रिक्वेंटली विजिट करना है या ओकेजनली विजिट करना है इंस्टेड ऑफ नाइटली, नाइटली के अलावा, तो आपको उनको फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहना है। रिक्वेस्ट फॉर सप्लाई ऑफ गार्ड्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, तो अब किस तरीके से रिक्वेस्ट की जा सकती है, रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम ऑफिसर ऑफ अदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गार्ड्स कैन बी सप्लाइड विदाउट अनड्यूली वीकनिंग द रिजर्व। तो यहाँ पे जैसे कोई और डिपार्टमेंट अगर पुलिस की रिक्वायरमेंट करता है, गार्ड्स की रिक्वायरमेंट करता है, तो ये उनको सप्लाई किए जा सकते हैं रिजर्व्स को बिना स्ट्रॉन्ग किए, सॉरी वीक किए। The strength of the guard should be determined by the SP with reference to the department rules if they apply to the case or is an on direction if there is no rules to guide them। अब कितने यहाँ पे गार्ड्स दिए जाएंगे उस डिपार्टमेंट को, इसका डिसीजन कौन लेंगे, एसपी लेंगे कि वहां पे कितनी जरूरत है, तो वो उनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। सप्लाई ऑफ पुलिस टू प्राइवेट, अब प्राइवेट लोगों को किस तरीके से पुलिस सप्लाई की जा सकती है, द सप्लाई ऑफ पुलिस फॉर प्राइवेट एंटरटेनमेंट्स, police may be supplied for private entertainment but must be paid for at the rates given in paragraph 158 office manual। तो आप प्राइवेट एंटरटेनमेंट, अगर आपको कोई प्राइवेट चीजें हैं जहाँ पे आप पुलिस को वहां पे लगाना चाहते हो कि कोई डिस्प्यूट ना हो वहां पे, तो वहां पे आपको फीस पे करनी पड़ेगी पैरा 158 के हिसाब से, और आप वहां पे पुलिस को डिप्लॉय कर सकते हो। देन चार्ज टेकन फॉर पुलिस फॉर प्राइवेट मेल्स एंड फेयर्स, तो प्राइवेट एसोसिएशन और इंडिविजुअल शुड बी चार्ज फॉर पुलिस सप्लाइड एट फेयर्स और मेलाज ऑर्गेनाइज बाय देम एट द रेट्स लेड डाउन बाय द ऑफिस मैनुअल। तो जब भी आप कोई मेले के अंदर, फेयर के अंदर अगर इस तरीके से पुलिस को डिप्लॉय करवाना चाहते हो कोई प्राइवेट एसोसिएशन, तो वहां पे भी आपको पुलिस की फीस पे करनी पड़ेगी एंड देन वहां पे आप इनको डिप्लॉय करवा सकते हो। देन नो ऑर्डरली मे बी एम्प्लॉयड विदाउट द स्पेशल सैंक्शन ऑफ द डीआईजी, अब बिना डीआईजी के सैंक्शन के ये चीजें नहीं हो सकती। तो एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन पैराग्राफ 72 एंड 79 ऑफ दीज रेगुलेशंस, नो ऑर्डरली मे बी एम्प्लॉयड और फर्निश्ड बाय द एसपी विदाउट एनी स्पेशल सैंक्शन ऑफ द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। तो एसपी भी नहीं कर सकते कुछ जब तक डीआईजी की वहां पे सैंक्शन नहीं मिलती। अब अगर यहाँ पे कोई डीएम के द्वारा कोई एडिशनल पुलिस की डिमांड की जाती है तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा, तो व्हेन डीएम इज ऑफ ओपिनियन दैट एडिशनल पुलिस शुड बी इम्पोज अंडर सेक्शन 15 ऑफ द पुलिस एक्ट, की और ज्यादा पुलिस डिप्लॉय करनी चाहिए इन एनी एरिया विद इन हिज जुरिसडिक्शन व्हिच हैज बीन फाउंड टू बी डिस्टर्ब्ड और डेंजरस स्टेट, ही शुड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ द इवेंट सबमिट हिज प्रपोजल व्हिच शुड इनकॉर्पोरेट द रिटर्न व्यू ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू गवर्नमेंट, की वो अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे जिसके अंदर एसपी के भी व्यूज लिखे हुए होंगे, साइमल्टेनियसली थ्रू द कमिश्नर ऑफ द डिवीजन एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके अंदर कमिश्नर जो भी है डिवीजन के, इंस्पेक्टर जनरल जो है, उन सब की रिपोर्ट होगी और ये गवर्नमेंट के पास सबमिट की जाएगी, इनके पास भी सबमिट की जाएगी, कमिश्नर के पास, इंस्पेक्टर जनरल के पास, कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमें और ज्यादा पुलिस को डिप्लॉय करने की जरूरत है। तो इस तरीके से वो प्रपोजल कर सकते हैं। चार्जेस फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर सेंड टू द डिस्ट्रिक्ट अंडर पुलिस एस्कॉर्ट, की जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर है, जैसे अभी उनके ऊपर यहाँ पे केस चल रहा है, अब उनको अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर भेजा जा रहा है पुलिस एस्कॉर्ट के द्वारा, तो वहां पे क्या चीजें फॉलो होंगी, तो चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ रेलवे फेयर एंड डाइट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स और ल्यूनेटिक सेंड टू अदर डिस्ट्रिक्ट अंडर पुलिस एस्कॉर्ट शुड बी पेड इन एडवांस। तो इसके रिगार्डिंग जो भी फीस है उनकी डाइट की, उनको ट्रैवल करने की, वो एडवांस में पे करनी होगी फ्रॉम द परमानेंट advance and afterward reoccupied from the grant for transport of dead bodies wounded and accused person। तो इस तरीके से इस मेथड को फॉलो करते हुए उनसे जो भी पैसा बाद में खर्च हुआ है और भी रिकवर किया जा सकता है। एंड देन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रखी है जेल अथॉरिटीज की, किसके लिए, प्रिजनर्स को गार्ड करने के लिए। तो जेल अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग प्रिजनर्स एंड कन्विक्ट सेंट टू हॉस्पिटल्स आउटसाइड जेल। तो जो भी जब जेल से बाहर किसी हॉस्पिटल में या कहीं और पे भेजा जाएगा प्रिजनर्स को, तो वहां पे उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करना या उनको भागे ना, इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जेल अथॉरिटीज की रहती है। अब पुलिस गार्ड में बी डिप्यूटेड फॉर द पर्पस ओनली इन इमरजेंसी व्हेन द नंबर ऑफ प्रिजनर्स सेंट टू सिविल हॉस्पिटल नेसेसिटेट द रिडक्शन ऑफ द जेल स्टाफ बाय मोर देन 25%। अब पुलिस गार्ड तभी वहां पे लगाए जाएंगे जब अगर कुछ जैसे बहुत सारे प्रिजनर्स को आप सिविल हॉस्पिटल्स में भेज रहे हो और उसके चलते जो जेल स्टाफ है वो 25% से कम हो जाएगा, तो वहां पे फिर इनको पुलिस गार्ड्स को लगाया जा सकता है। द सर्कमस्टांसेस शुड बी रिपोर्टेड फॉरवर्ड टू द रेंज डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, और ये सर्कमस्टांसेस जो भी रेंज डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल है ना, उनको बता दिए जाएंगे कि इस तरीके की सिचुएशन है। तो ये चीजें फॉलो की जाएंगी जब भी जेल अथॉरिटीज जो है वो कन्विक्ट्स को कहाँ पे लेके जाएंगी, प्रिजनर्स को कहाँ पे लेके जाएंगी, सिविल हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लेके जाएंगे। तो इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा।
तो ये सारी चीज़ें हमारी चैप्टर 14 से चैप्टर 18 के अंदर दे रखी है। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। एंड देन आगे के चैप्टर्स जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।